हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस में सहृदय स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में अपठित गद्यांश संख्या 47 के भाग 47B का अध्ययन पठन करेंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और इसी क्रम में ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश नंबर 47B। यहाँ आप देखेंगे आपका जो गद्यांश है क्या है 47B, जो क्या है एक 47 का एक पार्ट है। ये दो पार्ट में बटा हुआ है, ए और बी। आप देखेंगे आगे, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ जो निम्नलिखित शब्द है दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला हो जाता है निम्न और दूसरा क्या हो जाता है आपका लिख। जैसा कि आप इसका उच्चारण कर रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे तो आपको पता लग जा रहा होगा। निम्न का तात्पर्य होता है नीचे, अर्थात कि नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के हमें क्या करना है, उत्तर देना है। यहाँ आप अपने गद्यांश को देखेंगे, यहाँ गद्यांश में आधुनिक विहार अर्थात कि वर्तमान विहार, आप ये कह सकते हैं इंग्लिश में मॉडर्न विहार। पुराने समय में अर्थात कि पुराने समय को आप क्या कह सकते हैं, प्राचीन भी बोल सकते हैं। और प्राचीन समय में मगध कहलाता था, अर्थात कि जो बिहार है वर्तमान समय में जिसको हम बिहार के नाम से जानते हैं उसे पुराने समय में मगध कहते थे। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। किसकी राजधानी? ये जो मगध है अर्थात कि जो इसकी शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, मगध के लिए प्रयोग किया गया है कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी या पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी। पाटलिपुत्र को आजकल पटना कहा जाता है। किसको पटना कहा जाता है? पाटलिपुत्र को। और जो विहार है यहाँ हम आपको एक बात लिख देते हैं, जैसे विहार है, बिहार की राजधानी क्या हो गई आपकी, पटना हो गई। और विहार को किस नाम से पहले जाना जाता था? पहले हम मगध के नाम से जानते थे। और जो मगध की राजधानी थी वो क्या थी, पाटलिपुत्र। वो पाटलिपुत्र से बदल करके क्या हो गया, पटना हो गया। तो बिहार का जो प्राचीन नाम था वो मगध था, या मगध का जो मॉडर्न समय था या आधुनिक नाम है वो क्या हो गया, बिहार हो गया। और पटना का जो पहले वर्तमान समय में पटना है वो पहले किस नाम से जाना जाता था, पाटलिपुत्र। जिस समय सिकंदर ने भारत के पूर्वोत्तर भाग पर आक्रमण किया, अर्थात कि ये जो पूर्वोत्तर है, आप सोच रहे होंगे पूर्वोत्तर भाग कौन सा होता है, तो ये हम आपको बता देते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि आपके पास चार दिशाएं होती हैं। क्या होती हैं? चार दिशाएं होती हैं। आपके मुंह के सामने, आपके चेहरे के सामने क्या होता है, नॉर्थ होता है अर्थात कि उत्तर होता है। फिर आपके पीठ के पीछे क्या होता है, वो दक्षिण होता है। फिर आपका जो दाहिना हाथ है उस तरफ आपका क्या होता है, पूर्व होता है। क्या होता है? पूर्व होता है। और आपके बाएं हाथ की तरफ आपका पश्चिम दिशा होता है। तो ये जो उत्तर और पूर्व दिशा है, इन दोनों दिशाओं के, आप जानते हैं 90 डिग्री बन रहा है, तो इन दोनों दिशाओं के बीच में जो दिशा बनेगी, चाहे वो यहाँ हो, चाहे ये रेखा हो, चाहे कोई भी हो, इन दोनों दिशाओं के बीच में जो भी आपकी दिशाएं बनेंगी उनको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, क्योंकि इसको हम ईस्ट बोलते हैं। ये आपका साउथ हो ही गया, ये आपका वेस्ट हो गया, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया। इसलिए इसको आप क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको आप, उत्तर पूर्व बोल सकते हैं, या इसी को हम बोलेंगे पूर्वोत्तर। क्या बोलेंगे, पूर्वोत्तर। तो मान लीजिए आपका जो भारत देश है उसके पूर्व और उत्तर की जो दिशा है उस दिशा में क्या किया था, सिकंदर ने आक्रमण किया था। उस समय मगध का राजा महापद्मनंद था, अर्थात कि सिकंदर ने जब भारत के पूर्वोत्तर भाग पर आक्रमण किया था तो उस समय जो मगध का राजा था, अर्थात कि आधुनिक बिहार जो है उसका जो राजा था वो कौन था, महापद्मनंद था। नंद के मंत्री का नाम चाणक्य था, अर्थात कि जो महापद्मनंद था उसके मंत्री का क्या नाम था, चाणक्य था। नंद एक निर्दयी और अत्याचारी राजा था। निर्दयी उसे कहते हैं जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई दया भावना ना हो। अत्याचारी अर्थात कि जो बहुत ज़्यादा अत्याचार करता हो। चंद्रगुप्त मौर्य नामक युवक ने चाणक्य से मिलकर राजा नंद को युद्ध में पराजित किया
और स्वयं मगध की सत्ता संभाली, अर्थात कि मगध की राजगद्दी पर वो बैठ गया। अर्थात कि आप ये भी कह सकते हैं कि मगध का राजा अंततः कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य बना। किसके मदद से? चाणक्य। चाणक्य कौन था? महापद्मनंद का मंत्री था। बच्चों हम आपको बता देते हैं कि आपका जो गद्यांश होता है उसको दो तरीके से हल किया जाता है। पहला तरीका होता है कि सर्वप्रथम आप गद्यांश को पढ़ लें, जैसा अभी हमने पढ़ा। इसके बाद जैसा कि आप गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़कर उनसे सही विकल्प का चयन कर लें या उत्तर का चयन करते हुए आगे बढ़ें। और जो हमारा दूसरा तरीका हो जाता है वो हो जाता है कि आप सर्वप्रथम गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ें। अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों की तरफ। यहाँ हमारा पहला प्रश्न है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? बिहार, मगध, पाटलिपुत्र, अवध। तो ये जो प्राचीन है इसको हम क्या कह सकते हैं? पुराना कहेंगे। क्या कहेंगे? तो पटना का प्राचीन नाम क्या था? बिहार, मगध, पाटलिपुत्र, अवध। अब हम बच्चों आपको बता देते हैं कि जो हम अपने प्रश्नों को दो मेथड से हल करते हैं। पहला हमारा जो मेथड हो जाएगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक या मेथड है वो कीवर्ड ट्रिक है। इससे क्या है, हमारे 99.99% प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति बड़े आसानी से हो जाती है। और जहाँ भी ये आपका कीवर्ड मिलता है, अर्थात कि जिस वाक्य में मिलता है उसी वाक्य में या उस वाक्य के आसपास के वाक्यों में उस प्रश्न की उत्तर की प्राप्ति हो जाती है। और जो हमारा दूसरा ट्रिक होता है वो होता है ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। उसी को हम बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि जो हमारा कीवर्ड ट्रिक सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है उसके माध्यम से हम अपने प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। जैसे आप यहाँ देखेंगे आपका प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है। इसमें दिए गए शब्द क्या है? पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो ये जो पटना शब्द है इसको हम क्या करेंगे, अर्थात कि जो आपका प्रश्न दिया गया है उसी में से हम कुछ शब्दों को अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर लेंगे। उन कीवर्ड के रूप में चुने गए शब्दों को या उनके समान अर्थ या समान भाव व्यक्त करने वाले शब्दों को हम अपने गद्यांश में ढूंढते हैं, जिसके आसपास हमारे प्रश्न के उत्तर की प्राप्ति हो जाती है और हम अपने सही विकल्प का चयन कर लेते। जैसे यहाँ मान लीजिए आपके प्रश्न में प्राचीन शब्द दिया है और प्राचीन को हम पुराना भी कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? दोनों समानार्थी शब्द हैं एक दूसरे के। तो चाहे प्राचीन अगर आपके प्रश्न में है तो आपका जो परीक्षक है उसकी जगह आपके गद्यांश में क्या कर सकता है? पुराने शब्द का भी इस्तेमाल या प्रयोग कर सकता है। तो इन दोनों को हम ढूंढ लेंगे अपने गद्यांश में। तो जो हमारा पटना शब्द है यही हमारा क्या हो जाएगा? कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। आप यहाँ अपने गद्यांश में देखेंगे कि आधुनिक बिहार पुराने समय में मगध कहलाता था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। किसकी राजधानी? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र को आजकल, अर्थात कि ये जो आजकल शब्द है इसको आप क्या कहेंगे? वर्तमान समय में पटना कहा जाता है। किसको? तो आपका प्रश्न क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? यहाँ ये बता रहा है पाटलिपुत्र को आजकल पटना कहा जाता है, अर्थात कि जो पटना है ये क्या है? आपका वर्तमान नाम है। क्या है? वर्तमान नाम है। और ये जो पाटलिपुत्र है यह आपका क्या है? प्राचीन नाम है। क्या है? प्राचीन, या आप कह सकते हैं पुराना नाम है। और यहाँ वर्तमान है तो वर्तमान का जो आपका विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? भूतकाल भी होता है। जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 1 के विकल्प सी में दिया है और आपका जो कीवर्ड था वो क्या था? पटना था। तो पटना का जो प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे पाटलिपुत्र हो जाएगा, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 1 के विकल्प सी में दिया हुआ है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है विहार, नहीं, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। मगध क्या है? बिहार का प्राचीन नाम है और मगध की जो राजधानी है वो क्या है? पाटलिपुत्र है। क्या है? पाटलिपुत्र, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान समय में पटना के नाम से जानते हैं। तो आपका ये भी विकल्प ए भी गलत हो जाएगा, विकल्प बी भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी आप देखेंगे पाटलिपुत्र, तो पटना का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? पाटलिपुत्र ही था। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? विकल्प सी होगा। और जैसा कि मैंने आपको गद्यांश के प्रारंभ में ही बता दिया था कि यहाँ आपका जैसे दिया हुआ है
विहार, ये आपका दोनों जो है क्या है, वर्तमान नाम है, अर्थात कि आधुनिक नाम है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार को हम मगध के नाम से जानते हैं, और जब हम मगध के नाम से बिहार को जानते थे, उस पटना को हम पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे, और मगध की राजधानी उस समय पाटलिपुत्र हुआ करती थी। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा दूसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने किसके साथ मिलकर नंद को पराजित किया? पराजित करने का मतलब क्या होता है? हराया। क्या? हराया। तो अब हम आपको बताते हैं कि इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। चंद्रगुप्त शब्द को भी आप कीवर्ड के रूप में चयन कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो सबसे यूनिक शब्द है इसमें मिलकर, अर्थात कि मिलना, या इसी की जगह आपका क्या हो सकता है, साथ होकर या साथ आकर। भाई मिलेगा कब? जब उसके साथ आएगा, या साथ होकर, या इसी को आप कह सकते हैं क्या, साथ आकर। इनका जो अर्थ होगा एक ही होता है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कीवर्ड हो जाएंगे, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे। और हम अपने विकल्पों को एक बार देख लेते हैं। चाणक्य के साथ, मगध की सेना के साथ, मगध के राजा के साथ, किसी के साथ नहीं। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 का उत्तर जानने के लिए अपने गद्यांश की तरफ। और आप यहाँ देखेंगे गद्यांश के अंत में, चंद्रगुप्त मौर्य नामक युवक ने चाणक्य से मिलकर राजा नंद को युद्ध में पराजित किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य नामक युवक ने चाणक्य से मिलकर, ये जो मिलना शब्द था यही हमारा क्या था बच्चों, कीवर्ड था। और ये जो आपका चंद्रगुप्त शब्द था ये भी हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो चंद्रगुप्त मौर्य नामक युवक ने चाणक्य से मिलकर, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, आपका प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ मिलकर, तो वो किसके साथ मिला था, चाणक्य के साथ, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 2 के विकल्प ए में दिया हुआ है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। चंद्रगुप्त ने चाणक्य के साथ मिलकर नंद को पराजित किया था। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का जो सही विकल्प या सही उत्तर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा तीसरा प्रश्न है, पटना को किस नाम से जाना जाता था? भारत, बिहार, पटना, पाटलिपुत्र। अब इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। ये पटना क्या है, बिहार की आपकी क्या है, राजधानी है। और बिहार हमारा एक वर्तमान नाम है, पटना भी क्या हो गया, वर्तमान नाम। अर्थात कि ये पूछ रहा है कि पटना को किस नाम से जाना जाता था। इसका तात्पर्य हो जाता है कि पटना का जो प्राचीन नाम है या पुराना नाम है वो क्या हो जाएगा। तो अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ आप गद्यांश में देखेंगे कि पाटलिपुत्र को आजकल पटना कहा जाता है। अर्थात कि जो हमारा कीवर्ड था पटना, तो इसको किस नाम से जाना जाता था, पाटलिपुत्र। क्योंकि पाटलिपुत्र को वर्तमान समय में पटना कहा जाता है। अर्थात कि पटना को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, पाटलिपुत्र कहा जाता था। इस प्रकार से जो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर हमें कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, जो कि विकल्प डी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का उत्तर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ आपने देखा भारत नहीं, भारत तो हमारा एक संपूर्ण देश हो जाता है। बिहार नहीं, बिहार की राजधानी है पटना नहीं, पटना को पटना के नाम से नहीं जाना जाता था। उसको किस नाम से जाना जाता था, पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार से जो प्रश्न संख्या 3 का जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा हमारा विकल्प डी हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। चंद्रगुप्त ने किसके साथ मिलकर नंद को पराजित किया? पराजित करने का मतलब क्या हो जाता है, हराया, या आप कह सकते हैं हराने से। ठीक, मगध के मंत्री के साथ, मगध के प्रजा के साथ, मगध की सेना के साथ, मगध की महारानी के साथ। अभी आपने इसके पहले पढ़ा कि चंद्रगुप्त ने किसके साथ मिलकर नंद को पराजित किया, तो उसमें आपका क्या दिया हुआ था, चाणक्य दिया हुआ था। और चाणक्य कौन था, नंद का मंत्री था। कौन था, नंद का मंत्री। तो सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा रिलेशन बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं
कि वो कौन था, चाणक्य था। किसके साथ मिला था, चाणक्य। और चाणक्य कौन था, नंद का मंत्री था। और नंद जो है क्या था, ये मगध का क्या था, राजा था। अर्थात कि आप ये कह सकते हैं जो मगध के मंत्री के साथ, मगध के प्रजा के साथ, आप देखेंगे मगध की सेना के साथ, मगध की महारानी के साथ, तो मगध का जो राजा था कौन, नंद था। तो मगध के जो मंत्री था उसके साथ मिलकर चंद्रगुप्त ने नंद को पराजित किया था। तो चलिए इस प्रश्न में जो हमारा प्रश्न संख्या 4 है, इसमें हमारा जो कीवर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिलना ही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा। या आप इसको पराजित करने को भी आप क्या कह सकते हैं, कीवर्ड। इन दोनों शब्दों को आप अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर सकते हैं और जिसके माध्यम से हम आप अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलेंगे, अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ और गद्यांश में प्रश्न संख्या 4 के उत्तर का देखेंगे कहाँ से हमें प्राप्ति होती है। यहाँ आप देखेंगे नंद के मंत्री का नाम चाणक्य था। नंद एक निर्दयी और अत्याचारी राजा था। कौन, नंद। और उसके मंत्री का क्या नाम था, चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य नामक युवक ने चाणक्य से मिलकर, चाणक्य से मिलने का मतलब क्या हो गया, नंद के मंत्री से मिलना। और जो नंद था वो क्या था, मगध का राजा था। तो मगध का राजा मतलब आप क्या कह सकते हैं, ये जो नंद शब्द आपका यहाँ दिया हुआ है, नंद के मंत्री का नाम, यहाँ आप ये भी कह सकते हैं मगध के राजा के मंत्री का नाम, या मगध के राजा भी आप कह सकते हैं कि मगध के राजा के मंत्री का नाम चाणक्य था। या आप कह सकते हैं कि जो मगध पूरा साम्राज्य था उसके मंत्री का नाम क्या था, चाणक्य था। जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 4 के विकल्प ए में दिया हुआ है, मगध के मंत्री के साथ। भाई राजा जो होगा संपूर्ण मगध का होगा, तो संपूर्ण मगध को प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो चाणक्य था वो मगध के राजा का मंत्री कह सकते हैं, या मगध का वो क्या था, मंत्री। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का जो उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जा रहा है। अब हम बढ़ेंगे, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए थोड़ा सा हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड या कॉमन सेंस का प्रयोग करना पड़ा है बच्चों, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं जिससे आप कहीं भी कभी भी भ्रमित ना हो और आप अपने प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। इसीलिए आपके सामने एक गद्यांश से अधिक प्रश्नों को लाया जा रहा है। मगध के मंत्री के साथ, तो सही बात है, मगध का मंत्री कौन था, चाणक्य था। कौन था, चाणक्य। तो चाणक्य के साथ ही वो क्या हुआ था, मिलकर नंद को पराजित किया था। प्रश्न संख्या 4 का जो है सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। यहाँ आपका दिया हुआ है प्रश्न संख्या 5 में, कहानी के अंत में मगध की सत्ता किसने संभाली, चाणक्य ने, चंद्रगुप्त ने, महापद्मनंद ने, किसी ने नहीं। प्रश्न में हम आपको बताते हैं जो कीवर्ड हो जाएगा सत्ता का संभालना, ये क्या हो जाएगा, सत्ता का संभालना ही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर जानने के लिए अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ। और यहाँ आप गद्यांश के अंत में देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य नामक युवक ने चाणक्य से मिलकर राजा नंद को युद्ध में पराजित किया और स्वयं मगध की सत्ता संभाली। ये जो सत्ता शब्द है और आप कह सकते हैं कि ये जो संभालना शब्द है यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो किसने सत्ता संभाली, आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य। उस समय कौन था, महापद्मनंद था, लेकिन उसको पराजित करके कौन आया, चंद्रगुप्त मौर्य। जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 5 के विकल्प बी में दिया हुआ है आपका, अर्थात कि ये जो कहानी के अंत में मगध की सत्ता किसने संभाली, ये जो कहानी का अंत आपका जो परीक्षक प्रयोग किया है बच्चों, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज और भ्रमित करने के लिए किया गया। कहानी के अंत में, या आप कह सकते हैं ये जो कहानी आपका है इसी को आप क्या कहेंगे, ये जो कहानी शब्द है इसको आप गद्यांश कह सकते हैं, या आपका जो परीक्षक है वहाँ कह सकता है आपका
लेखक के अनुसार। क्या? लेखक के अनुसार। भाई जो आपको पैसेज या गद्यांश दिया गया वो किसी न किसी ने लिखा होगा, उसको हम क्या कहेंगे? लेखक के अनुसार। तो जो उसने लिख दिया उसी को आप मान लेंगे, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत, तो उसको आप सच ही मान करके प्रश्नों के उत्तर का चयन करेंगे। कहानी के अंत में मगध की सत्ता किसने संभाली? आपने देखा चाणक्य ने नहीं, ये तो क्या था? मगध का मंत्री था जो कि चंद्रगुप्त से मिला हुआ था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वो कौन था? चंद्रगुप्त ही था, जैसा कि आपने देखा आपने गद्यांश में। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और छठवें प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देखेंगे आपका छठा प्रश्न है, निम्न में से, निम्न का मतलब आप जानते हैं नीचे, क्रमशः अत्याचारी व निर्दयी के विलोम शब्द का चयन कीजिए। विलोम शब्द का जो मतलब होता है वो क्या होता है? विपरीतार्थी शब्द होता है। मतलब विलोम शब्दों को हम विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं, इन्हीं को हम विपर्याय शब्द भी कहते हैं, इन्हीं को हम विरोधाभास शब्द भी कहते हैं। तो विपरीतार्थी शब्द क्या होते हैं? सबसे पहले हम आपको बताएंगे। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या हो जाता है? विपरीत, और दूसरा हो जाएगा आपका अर्थ। और हम आपको बताते हैं इसमें ई जो है प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ये कुल मिलाकर के विपरीत अर्थ और क्या हो जाता है आपका यहाँ दिया हुआ शब्द, अर्थात कि विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। और विपरीतार्थी को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द भी कहते हैं, या उसका उपनाम क्या है? विलोम शब्द है। तो इस प्रकार से विपरीत अर्थ देने वाले या विरोधाभास व्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। अत्याचारी और निर्दयी। निर्दयी का मतलब होता है कि जिसके पास दया ना हो। क्या हो? दया ना हो। यहाँ है दयावान, अर्थात कि जो दयावान हो, दया से परिपूर्ण हो, बहुत ज़्यादा दयालु हो, तो ये आपका सही हो जाएगा। फिर दयालु, सही बात है, ये भी सही होगा। दयालु का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर दया की भावना रहती है। और निर्दयी के अंदर और अत्याचारी के अंदर क्या होता है? दया की भावना नहीं होती है। उक्त दोनों, तो ये जो उक्त शब्द है इसका मतलब किससे हो जाता है? ऊपर से, अर्थात कि ऊपर के जो दोनों शब्द हैं वो क्या हो जाएंगे? हमारे अत्याचारी व निर्दयी के विलोम शब्द हो जाएंगे। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प सी हो जाएगा कि अत्याचारी व निर्दयी का, निर्दयी का मतलब दयालु, अत्याचारी का मतलब दयावान। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 6 का सही विकल्प सी हो जाएगा। बच्चों आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपसे एक गद्यांश से 6 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जैसा कि आप नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी विद्यालय की प्रवेश परीक्षा या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, तो उसमें प्रत्येक गद्यांश से अधिकतम 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस द्वारा एक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्नों का उल्लेख, वर्णन, चर्चा या प्रस्तुत आपके सामने किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आप अधिक से अधिक अध्ययन, पठन, मनन व अभ्यास कर सकें, जिससे आपका मानसिक व बौद्धिक विकास हो एवं आपके निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो, अभिवृद्धि हो, तथा जिससे आप अपने मुख्य उद्देश्य व लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें व पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.